नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पहले चंदे का घोटाला, अब जमीन हड़पी जा रही, अयोध्या में राम के नाम पर लूट, प्रियंका का वार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि डिम्पल टीना के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, 3 दिन तक सभी रैली कार्यक्रम रद्द। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब चुनाव की तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन, कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पहले चंदे का घोटाला, अब जमीन हड़पी जा रही, अयोध्या में राम के नाम पर लूट, प्रियंका का वार। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद की घोटाले के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। योगी सरकार ने अयोध्या में जमीन खरीद की जांच के आदेश दिए हैं, तो कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया गया और अब दलितों की जमीन को हड़पा जा रहा है। प्रियंका ने जिला स्तर के अधिकारी को जांच दिए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि 10,000 वर्ग मीटर की जमीन 8 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेची। उसी जमीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर को 2 करोड़ रुपए में किसी रवि मोहन तिवारी को बेची गई। ये जमीन 19 मिनट बाद बेची गई, तो जो 12,000 वर्ग मीटर की दूसरी जमीन है उसे रवि मोहन तिवारी 19 मिनट बाद खरीदते हैं। तिवारी ने जो जमीन खरीदी उसमें RSS से जुड़े अनिल मिश्रा और राम मंदिर के ट्रस्टी गवाह हैं। उसमें दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? प्रियंका ने यूपी सरकार के जांच कराए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच जिला स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि ये जिला स्तर का अधिकारी मेयर को नहीं डांट सकता। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और योगी सरकार के अधिकारी सब लूट में मिले हुए हैं। वहाँ कितनी जमीन है, कितने हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार थे। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। डिम्पल टीना के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, 3 दिन तक सभी रैली कार्यक्रम रद्द। जी हाँ दोस्तों, डिम्पल यादव और छोटी बेटी टीना के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अखिलेश यादव ने 3 दिन के लिए सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है। वहीं आज जयंत चौधरी के साथ होने वाली रैली में भी अखिलेश यादव नहीं पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार चौधरी चरण सिंह के जयंती पर अलीगढ़ में सपा और रालोद की ओर से रैली आयोजित किया जा रहा है। इस रैली में अखिलेश यादव को पहुंचना था, लेकिन पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से अखिलेश ने 3 दिन के लिए सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हालांकि सपा सुप्रीमो की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। इगलास में आयोजित रैली से पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, परिवार के लोगों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से हम 3 दिनों के लिए एहतियात बरतते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज की इगलास की सपा रालोद की संयुक्त रैली की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं व सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा से सक्रिय रहने की अपील। इधर अलीगढ़ के इगलास में सपा और रालोद की संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली के लिए अलीगढ़ के सासनी गेट चौराहे से लेकर इगलास जनसभा स्थल तक सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद मुखिया जयंत चौधरी के होर्डिंग से सड़कें पाट दी गई हैं। रैली में जयंत चौधरी के शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं अखिलेश यादव वर्चुअल तरीके से संबोधित कर सकते हैं। अब चुनाव की तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन, कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग की टीम यूपी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आयोग समीक्षा करने के तुरंत बाद तारीखों का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की टीम 28 से 29 दिसंबर के बीच चुनावी समीक्षा के लिए यूपी दौरे पर रहेगी। इस दौरान चुनाव से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारी प्रशासन से ली जाएगी। इसके बाद ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते आयोग चुनाव के दौरान अगल से कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर सकता है। दरअसल साल 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने एक एक कर सभी राज्यों का दौरा और चुनावी तैयारी का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इससे पहले आयोग पंजाब और गोवा का दौरा किया था। आज से टीम उत्तराखंड के दौरे पर जा रही है।
आयोग के सदस्य चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यहां पर इस संबंध में होने वाली तैयारियों को परखेंगे। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार यूपी में 6 से 8 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। यूपी में फरवरी और मार्च के बीच में चुनाव संपन्न होने हैं। फिलहाल चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लगने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैली और जनसभा के जरिए अधिक से अधिक वोटरों को अपने पाले में लाने में जुटी हुई हैं। लखनऊ में कांग्रेस कर रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन दौड़ का आयोजन, विजेता को मिलेगी स्कूटी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की तैयारी कर रही कांग्रेस यूपी में महिला कार्ड प्ले करने में लगी है। इसके मद्देनजर कांग्रेस यूपी के अलग अलग जिलों में लड़कियों की मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में 26 दिसंबर रविवार को राजधानी लखनऊ में महिलाओं की मैराथन आयोजित की जाएगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत इस दौड़ में जीतने वाली महिला को इनाम के तौर पर स्कूटी भी मिलेगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यूपी के मेरठ जिले में भी ऐसी ही मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि इस दौड़ का आयोजन लड़कियों में आत्मविश्वास भरने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ यह नारी शक्ति को प्रेरित करने के लिए अहम कदम है। जिले की लगभग 5000 महिलाओं ने इस मैराथन में पार्ट लिया था। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वादों की बरसात की थी। अब माना जा रहा है कि इस मैराथन में सैकड़ों महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी भी दौड़ लगाती दिखेंगी। वहीं यह खबर भी मिल रही है कि मैराथन के अलावा कांग्रेस एक क्विज सेशन भी रखेगी। इसमें जीत दर्ज करने वाली महिलाओं या लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। वहीं बता दें कि पहले ही प्रियंका गांधी ने इंटर पास और ग्रेजुएट छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का ऐलान किया था। तेज प्रताप ने मांझी को दिया ऑफर, बोले तेजस्वी के साथ मिलकर बनाइए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने विवादित बोल को लेकर एक बार से सुर्खियों में है। ब्राह्मण समुदाय को लेकर कहे गए अपशब्द के बाद मांझी राजनीतिक पार्टियों के साथ कई संगठनों के निशाने पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मांझी अपने विवादित बयान पर कायम है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने मांझी को एनडीए छोड़कर तेजस्वी यादव का समर्थन करने का ऑफर दिया है। बिहार में भले ही ठंड ने कंकनी बढ़ा रखी है, लेकिन राज्य की सियासत लगातार गर्म है। जीतन राम मांझी ब्राह्मण समुदाय को लेकर लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर उनके सहयोगी दल भी लगातार नसीहत दे रहे हैं। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में बन नहीं रही है, पहले वाली बात नहीं रह गई है। डबल इंजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मांझी को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मांझी से बातचीत होती रहती है, उन्होंने इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे हमारी तरफ आए, मिलकर सरकार बनाए। लालू यादव के बड़े बेटे ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक निजी चैनल से बातचीत का वीडियो पोस्ट किया है। इस दौरान वे मुख्यमंत्री नीतीश की समाज सुधार यात्रा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी यात्राओं का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब बिक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि थानेदार शराब बिकवा रहे हैं, अधिकारी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। इस यात्रा से गरीब जनता का नुकसान हो रहा है। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल है। ये तो है प्लास्टिक के चावल, गांव में मचा हड़कंप, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में प्लास्टिक के चावल मिलने की खबर लोगों को परेशान किए हुए है। कोटेदार की दुकान से प्लास्टिक के चावल की बात सामने आने के बाद से लोग अपनी सेहत को लेकर चिंतित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कोटे के चावल में कुछ अलग तरह के चावल दिख रहे हैं। इनका आरोप है कि जब इसे पकाया जा रहा है तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। लोग इसे प्लास्टिक का चावल कहकर अब खाने से मना कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसा चावल गोदाम से मिला था वही बांटा जा रहा है। अगर चावल को लेकर शिकायत आ रही है तो उसकी जांच कराई जाएगी। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जनपद में तहसील फतेहपुर की न्याय पंचायत खपुरवा खानपुर से जुड़े कोटेदार के यहाँ का है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटे की दुकान से जो चावल मिल रहा है उसमें प्लास्टिक के चावल के दाने मिले हैं। यह खबर फैलते हुए कि कुछ ही देर में गाँव में हड़कंप मच गया। तहसील फतेहपुर के मैदासपुर गाँव के निवासी इसे मिलावटी चावल बता रहे हैं। चावल में प्लास्टिक के चावल का दाना मिले होने की बात से लोग सकते में आ गए हैं। खबर मिलने के बाद जो लोग दुकान से चावल ले गए थे वे भी वापस चावल ले आए और दूसरों के चावलों से मिलान करने लगे। जब अन्य लोगों के चावल में भी मिलावट के चावल दिखाई दिए तो लोग गुस्सा गए। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले राशन दुकान से इस तरह का चावल का वितरण कभी नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड पहुंचा पटना हाई कोर्ट, उच्च स्तरीय समिति से जांच की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई व्यक्तियों के आंख की रोशनी खो जाने के मामले को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में बुधवार को दायर की गई। यह जनहित याचिका मुकेश कुमार और अन्य के द्वारा दायर की गई है। जनहित याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि इस मामले की जांच एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया जाए।
इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर आय हॉस्पिटल के प्रबंधन व राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितता और गैर कानूनी कार्यों की वजह से कई लोगों की आंखें चली गई। राज्य सरकार के अधिकारियों को भी एक नियमित अंतराल पर अस्पताल का निरीक्षण करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की लापरवाही के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि अस्पताल प्रबंधन व जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अपनी आंख गंवा चुके व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही पीड़ितों को अच्छे अस्पताल में उचित इलाज करवाने को लेकर सरकार को आदेश दिया जाए। याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उक्त अस्पताल को राज्य सरकार व केंद्र सरकार से आर्थिक मदद भी मिली है। मालूम हो कि 22 नवंबर से 27 नवंबर 2021 के बीच 330 व्यक्तियों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें अधिकांश लोगों के आंख की रोशनी ऑपरेशन के बाद चली गई थी।